बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती के बारे में। इंशाल्लाह पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। और ये थेफ्ट, एक्सटॉर्शन कौन कौन से सेक्शंस में आती हैं और इनकी पनिशमेंट क्या है, और इसकी पनिशमेंट्स कौन से सेक्शन में आती हैं, और कौन सी जो थेफ्ट है, कौन से टाइप ऑफ थेफ्ट की कौन सी सज़ा है, ये इंशाल्लाह डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। और ये जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती के बीच डिफरेंस बयान करें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप इजीली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो पहले हम इसको ओवरव्यू करके पढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ते हैं, फिर हम इसी वीडियो में ही डिटेल से पढ़ेंगे कि ये थेफ्ट कौन से सेक्शन में आती है, एक्सटॉर्शन कौन से सेक्शन में आती है, और जो है इनकी पनिशमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, और कौन से टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की कौन सी सज़ा है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसको ओवरव्यू करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहले है थेफ्ट। अब थेफ्ट क्या है? कोई चीज़ चोरी करना या कोई चीज़ छीनना, ठीक है, किसी से। कोई भी बंदा अगर आपसे कोई चीज़ छीन रहा है और वहाँ उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन शामिल है, और जो चीज़ आपसे वो छीन रहा है वो मूवेबल थिंग है, और वहाँ आपकी कंसेंट शामिल नहीं है, विदाउट योर कंसेंट वो आपसे छीन रहा है, यानी कि आपकी वहाँ रजामंदी शामिल नहीं है, और आपसे आपके कब्ज़े से वो चीज़ वो दूर लेके जा रहा है, तो ये होगी थेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ 4 चीज़ें आ गई। एक तो वो जो है आपसे वो चीज़ छीन रहा है। दूसरा यहाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गया, यानी कि उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, और ज़ाहिर बात है अगर वो आपसे वो छीन रहा है चीज़, तो वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ही छीन रहा है ना, यानी कि बदनीयती उसकी है, नेक नीयती तो नहीं है ना किसी से कोई चीज़ छीनना, ठीक है। पहला आ गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन। दूसरा ये है कि वो जो चीज़ आपसे वो छीन रहा है वो मूवेबल थिंग है, यानी कि जो चोरी होती है, थेफ्ट होती है, वो हमेशा मूवेबल थिंग की होती है, इमूवेबल की नहीं होगी। यानी कि किसी ज़मीन की चोरी नहीं हो सकती, चोरी मूवेबल थिंग की होगी। जैसे कि मोबाइल की चोरी हो गई, कार की चोरी हो गई, पैसे हो गए। कोई किसी का घर चोरी नहीं कर सकता, कोई किसी की ज़मीन चोरी नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ मूवेबल थिंग, ठीक है। और विदाउट योर कंसेंट, यानी कि आपकी रजामंदी के सिवा, यानी कि वहाँ आपकी रजामंदी शामिल नहीं है, कोई चोरी वहाँ से वो चीज़ लेके गया आपके कब्जे से। और चौथा चौथा है टेक अवे फ्रॉम योर पोजेशन, ये हो गई थेफ्ट। उसके बाद है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन यानी कि छीनना, ठीक है, किसी से कोई छीनना। अगर कोई बंदा आपसे कोई चीज़ छीन रहा है तो वो भी है एक्सटॉर्शन। अब इसमें क्या है, इसमें भी उसी बंदे का डिसऑनेस्ट इंटेंशन शामिल होगा, ठीक है ना। कोई आपसे कोई चीज़ छीन रहा है तो ज़ाहिर बात है, जैसे थेफ्ट में बताया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि उसकी बदनीयती शामिल है। और जो एक्सटॉर्शन है वो मूवेबल थिंग की भी होती है, इमूवेबल थिंग की भी, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में वो आपसे छीन सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपसे छीन सकता है। जैसे कि आपसे मोबाइल छीन सकता है, ठीक है, ये मूवेबल भी हो गई, यानी कि ये एक्सटॉर्शन है। और इमूवेबल यानी कि आपसे आपसे वो कह रहा है कि ज़मीन के कागजात दे दो, यानी कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी छीन सकता है, ठीक है ना। एक्सटॉर्शन में यानी कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों चीज़ें आपसे एक्सटॉर्ट कर सकता है। यहाँ आपकी कंसेंट शामिल होती है। थेफ्ट में आपकी कंसेंट शामिल नहीं थी, यानी कि आपकी रजामंदी शामिल नहीं थी। एक्सटॉर्शन में आपकी कंसेंट शामिल है बट नॉट फ्री, यानी कि फ्री कंसेंट शामिल नहीं है। कंसेंट कैसे शामिल है? मिसाल के तौर पर कोई बंदा या कोई डाकू या कोई भी आम बंदा वो आपको थ्रेट देता है, आपको धमकी देता है, कि वो कहता है कि ये मोबाइल मुझे दे दो वरना मैं आपकी फैमिली को नुकसान पहुँचाऊँगा, ठीक है। उसने आपको थ्रेट दी, धमकी दी, तो वहाँ आप उसको वो मोबाइल दोगे, खुद खुद दोगे, तो यानी कि यहाँ आपकी कंसेंट शामिल है, यानी कि रजामंदी शामिल है, लेकिन नॉट फ्री। फ्री कंसेंट शामिल नहीं है, क्योंकि उसने आपको धमकी दी है, ठीक है ना। तो वो आपसे मूवेबल थिंग कोई भी छीन सकता है, लेकिन आपको थ्रेट देके, और वहाँ आपकी कंसेंट शामिल होगी। और वो आपसे इमूवेबल थिंग भी छीन सकता है, जैसे कि आपसे वो कहता है कि मुझे अपनी ज़मीन के कागजात दे दो वरना मैं आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा या आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। यहाँ वो थ्रेट देता है, ठीक है ना। तो आपको थ्रेट देता है, यानी कि धमकी देता है, और आप डर के वो अपनी रजामंदी से आप वो चीज़ देते हो। रजामंदी यानी कि कंसेंट है, लेकिन नॉट फ्री कंसेंट है, ये आपको जहन में रखनी चाहिए। अब एक्सटॉर्शन में कौन कौन सी चीज़ें आ गई? यहाँ भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गया एक तो। दूसरा, यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दोनों छीन सकता है। तीसरा, यहाँ कंसेंट है बट नॉट फ्री कंसेंट, ठीक है। और चौथा यहाँ आ गया थ्रेट, वो आपको थ्रेट देगा और वो आप
से आपकी पोजीशन से वो चीज़ लेके जाएगा। या थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में ये फ़र्क है। थेफ्ट में आपकी रजामंदी शामिल नहीं होती और एक्सटॉर्शन में आपकी रजामंदी शामिल होती है, बट नॉट फ्री कंसेंट। अगर यहाँ एक बात आपको और जहन में रखनी चाहिए कि एक्सटॉर्शन में अगर कोई बंदा आपको धमकी देता है तो वहाँ आपको इमीडिएट डेंजर नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने आपको धमकी दी तो सिर्फ वो एक धमकी है, वो आपको इमीडिएट डेंजर आपकी लाइफ को नहीं पहुंचाएगा। उसके हाथ में कोई गन वगैरह नहीं होगी कि वो उसी वक्त आपको कहेगा कि इसी वक्त मुझे जो है ये कागजात दे दो वरना मैं आपको इसी वक्त गोली मार दूंगा। ये जो है बराबर हो जाएगी। ये जो है एक्सटॉर्शन नहीं है। एक्सटॉर्शन में सिर्फ जो आपको वो धमकी देगा वहाँ आपको इमीडिएट डेंजर ऑफ लाइफ नहीं होगा, आपकी लाइफ को वहाँ नुकसान नहीं होगा उस वक्त। यानी कि एक्सटॉर्शन में सिर्फ वो थ्रेट देगा, इमीडिएट डेंजर नहीं होगा आपकी लाइफ को, या आपको ज़ख्मी होने का अंदेशा उसी वक्त नहीं होगा, सिर्फ आपको वो थ्रेट देगा। ये दोनों में फ़र्क है। अब आते हैं रॉबरी। अब जो रॉबरी है वो या थेफ्ट से बनती है, रॉबरी थेफ्ट कन्वर्ट होकर रॉबरी बनती है, या एक्सटॉर्शन कन्वर्ट होके रॉबरी बनती है। इन एवरी रॉबरी देयर इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। हर रॉबरी में या तो थेफ्ट शामिल होती है या एक्सटॉर्शन, यानी कि या कोई थेफ्ट कन्वर्ट होकर रॉबरी बनती है या एक्सटॉर्शन कन्वर्ट होकर रॉबरी बनती है। अब वो कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले समझते हैं कि थेफ्ट कैसे रॉबरी बनती है। अब मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने आपसे मोबाइल छीना, ठीक है। छीना वो मूवेबल थिंग है, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और वहाँ आपकी कंसेंट शामिल नहीं है, और वो मोबाइल आपकी पोजीशन से उसकी पोजीशन में चली गई, ये थेफ्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब उसने छीना, फिर आपने क्या किया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया, उसको धक्का दिया, और उसने क्या किया, अपनी जेब से गन निकाली और आप पे पॉइंट आउट कर दी, ठीक है। अब उसने आप पे पॉइंट आउट कर दी तो अब आपको इमीडिएट डेंजर टू लाइफ है। अब आपकी लाइफ को ख़तरा है, ठीक है। आपकी लाइफ को उसी वक्त ख़तरा है तो ये रॉबरी बन जाएगी। यानी कि जब आपकी लाइफ को इमीडिएट डेंजर या ग्रेवियस हर्ट हो, यानी कि ज़ख्मी होने का अंदेशा हो या आपकी लाइफ को ख़तरा हो, तो वो जो है थेफ्ट रॉबरी बन जाएगी। जैसे मैंने आपको मिसाल बताया कि आपसे उसने मोबाइल छीना, वो थेफ्ट हो गई, ठीक है। और आपने क्या किया, उसको रेस्ट्रिक्ट किया और उसको धक्का दिया ताकि मेरी मोबाइल बच जाए। उसने क्या किया, उसी वक्त गन निकाली और आप पे तान दी, तो जो है ये आपकी लाइफ को अब आपकी लाइफ अब खतरे में है। आपकी लाइफ को जब इमीडिएट डेंजर में चली जाए या ग्रेवियस हर्ट में चली जाए तो वो थेफ्ट रॉबरी बन गई, ठीक है। अब एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनती है? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बंदा आपसे कह रहा है कि भाई मुझे ज़मीन के कागजात दे दो वरना मैं आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है और इमूवेबल थिंग, यानी कि ज़मीन की वो डिमांड कर रहा है, तो आपको वो धमकी दे रहा है, ठीक है। धमकी दे रहा है तो वो एक्सटॉर्शन है। लेकिन आप ऊपर से क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, आप उससे कह रहे हो कि आपको जो करना है करो, मैं आपको ज़मीन के कागजात नहीं दूंगा। वो उसी वक्त जो है आपकी फैमिली पे या आपके बच्चे पे आप पे गन पॉइंट करता है और आपको कहता है कि ज़मीन के कागजात देते हो या मैं इनको नुकसान पहुंचाऊं। तो अब यहाँ आपकी फैमिली या आप इमीडिएट डेंजर में पड़ गए। तो ये एक्सटॉर्शन जो है कन्वर्ट हो गई रॉबरी में। ये है फ़र्क थेफ्ट और रॉबरी में। एक्सटॉर्शन में दूसरा मिसाल ले लो कि मिसाल के तौर पर आपको कॉल आती है कि हमने आपका बच्चा किडनैप किया है, हमें इतने पैसे दे दो तो हम आपको वो जो है बच्चा वापस कर देंगे। ये है एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब आप कहते हो कि यार नहीं मैं नहीं दूंगा। वो उसी वक्त आपको वीडियो कॉल पे अपना बच्चा दिखाते हैं कि ये देखो ये तुम्हारा बच्चा खतरे में है। अब वो इमीडिएट डेंजर में है, ये अब एक्सटॉर्शन रॉबरी बन गई, ठीक है। तो थेफ्ट कब रॉबरी बनती है ये मैंने आपको बताया, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनती है ये मैंने आपको बताया। अब जो है रॉबरी और डकैती में क्या फ़र्क है, ठीक है। जो रॉबरी होती है वो 5 से कम लोग करते हैं। अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई भी जो है रॉबरी सर अंजाम दे रहे हैं, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन सर अंजाम दे रहे हैं, कुछ किसी से कुछ छीन रहे हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग, तो वो जो रॉबरी है वो डकैती बन जाएगी। यानी कि इन एवरी डकैती देयर आर 5 और मोर देन 5 पर्सन्स। यानी कि हर रॉबरी में, हर डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर्स होती है, एक्सटॉर्शन की भी 3 ईयर्स होती है, और रॉबरी की 3 to 10 ईयर्स होती है, और जो डकैती है वो भी 4 से 10 ईयर्स होती है।
दोस्तों ये तो हो गया ओवरव्यू। अब हम इनके डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे कि थेफ्ट की डेफिनेशन क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है और वो कौन से सेक्शंस में आती हैं। वैसे ऐसे ही एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट पढ़ेंगे कौन से सेक्शन में आती है, और रॉबरी डकैती ये कौन कौन से सेक्शन में आती हैं, और कौन से टाइप ऑफ थेफ्ट या एक्सटॉर्शन की कौन सी पनिशमेंट होगी, ये हम जो है आगे पढ़ते हैं। ज़ाहिर बात है जब आप कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वो वहाँ आपको डेफिनेशंस वगैरह लिखनी होगी। तो यहाँ मैं आपको डिटेल से जो है डेफिनेशन वगैरह बता रहा हूँ थेफ्ट की, कि थेफ्ट कौन से सेक्शन में आता है। अब थेफ्ट जो है 378 सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड में आता है। व्हाट इज़ थेफ्ट? Section 378 theft. What is theft? Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without his consent, such taking of property is said to commit theft. अगर कोई भी बंदा किसी की रजामंदी के बिना, किसी की कंसेंट के बिना उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी उसके कब्जे से डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लेता है तो वो थेफ्ट होगी। अब यहाँ चार चीज़ें आ गई। एक तो आ गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी कि वो जब उससे छीन रहा था तो वहाँ उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन शामिल था। दूसरी चीज़ आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो उसने प्रॉपर्टी चोरी की है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड तीसरी चीज़ है टेक अवे फ्रॉम हिज पोजेशन, यानी कि उसके पोजेशन से उसने निकाली। और चौथी चीज़ है विदाउट हिज कंसेंट, यानी कि उसका वहाँ कंसेंट शामिल नहीं था। एनी प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू कमिट थेफ्ट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ज़मीन से अटैच्ड है तो उसकी कभी भी चोरी नहीं हो सकती, वो थेफ्ट नहीं हो सकती, ठीक है। एनी पर्सन सेपरेट एनीथिंग फ्रॉम द अर्थ कैन बी सब्जेक्ट टू कमिट थेफ्ट। अगर कोई भी चीज़ ज़मीन से अटैच्ड है और कोई उसको ज़मीन से अलग करता है तो उसकी चोरी हो सकती है। जैसे कि दरख्त है ज़मीन पर लगा हुआ है और कोई उसको काट के ले जाता है तो उसकी थेफ्ट हो सकती है। लेकिन अगर कोई चीज़ परमानेंटली ज़मीन से अटैच्ड है तो वो उसकी चोरी नहीं हो सकती, उसकी एक्सटॉर्शन वगैरह हो सकती है, ठीक है। सेक्शन 379 पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, यानी कि जो थेफ्ट करता है, चोरी करता है, उसकी पनिशमेंट क्या है। हूएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड विद आइदर ऑफ इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। अगर कोई भी बंदा थेफ्ट करता है, थेफ्ट कमिट करता है तो उसको 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या उस पर फाइन हो सकता है, या उसको ये दोनों ही सज़ाएँ हो सकती। अब सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। Whoever commits theft in any building, tent or vessel, and that building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property, that person will be punished either with imprisonment which will be extended to 7 years and shall be liable for fine. इस सेक्शन में कहता है कि अगर कोई बंदा किसी बिल्डिंग के टेंट या वेसल यानी कि पानी वाले जहाज़ में चोरी करता है और उस बिल्डिंग के टेंट या वेसल में इंसान रह रहे हों, या वो प्रॉपर्टी किसी की कस्टडी में हो, तो उस बंदे को और 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और उस पर फाइन भी लागू हो सकता है, ठीक है। इसमें ये कहता है। अब सेक्शन 381 है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट और प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ मास्टर। हूएवर बीइंग क्लर्क और सर्वेंट और being employed in the capacity of clerk or servant commits the theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of 7 years and shall also be liable for fine. इसमें कहता है कि अगर कोई भी क्लार्क या सर्वेंट है, या कोई क्लार्क या सर्वेंट की जगह पे काम कर रहा है और वो अपने मास्टर की प्रॉपर्टी की चोरी करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और उस पर फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 381 ए थेफ्ट ऑफ कार और अदर मोटर व्हीकल्स। Whoever commits theft of a car or any other motor vehicles, including a scooter, tractor, or motorcycle, will be punished with imprisonment, which may be extended to 7 years, and with a fine not exceeding the value of a stolen car or motorcycle. इसमें कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी मोटरसाइकिल, कार या स्कूटर या ट्रैक्टर की चोरी करता है तो उसको जो है इम्प्रिजनमेंट यानी कि 7 साल की कैद की सज़ा हो सकती है और उस पर फाइन भी लागू होगा, जो कि उस कार या मोटरसाइकिल की रकम से कम नहीं होगा। यानी कि अगर 10 लाख की कार उसने चोरी की है तो उस पर फाइन जो होगा 10 लाख से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा या उतना होगा, ठीक है। अब इस सेक्शन में कहता है कि कोई मोटरसाइकिल, अब नीचे जो है नोट दिया गया है थेफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर शैल बी विद इन दिस सेक्शन। यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर कार है या इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल है यानी कि बिजली वाला है, या कोई ट्रांसफार्मर है, वो चोरी होता है तो वो भी इसी सेक्शन में आएगा। इसी सेक्शन के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी अगर वो चोरी होता है तो, ठीक है। अब है सेक्शन 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। यानी कि थेफ्ट करने से पहले अगर किसी ने तैयारी की है कि अगर किसी ने रोका तो उसको डेथ या हर्ट करेंगे, उसको यानी कि मौत या हर्ट की उन्होंने पहले से ही तैयारी की है, उसके बारे में ये सेक्शन क्या कहता है।
Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt, restraint or fear of death or of hurt or restraint to any person in order to commit such theft shall be punished with imprisonment which may be extended to 10 years and shall also be liable to fine. इसमें कहता है कि अगर कोई भी बंदा चोरी करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की पहले से ही तैयारी करता है, यानी कि किसी को डेथ काज करने की या उसको हर्ट करने की पहले से ही तैयारी करता है, तो उसको 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और उस पर जो है फाइन के लिए भी वो जिम्मेवार होगा। अब यहाँ एक मिसाल दिया गया है कि ए कमिट थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ जेड वाइल कमिटिंग थेफ्ट ए load pistol under his garment having provided this pistol for purpose of hurting Z in case Z should resist A is committed the offense defined in the section। अब इसमें कहता है कि A जो है Z की प्रॉपर्टी पे चोरी करने गया। A ने अपनी कमीज के अंदर पिस्टल लोड करके रखा था, और लोड करके क्यों रखा था? फॉर पर्पज, इसलिए कि अगर Z ने उसको रोकने की कोशिश की तो वो उसको हर्ट करेगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि इसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, यानी कि उसने पिस्टल अपनी जेब में पहले से ही रखी थी लोड करके और चोरी करने गया। उसने सोचा कि अगर जेड ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, यानी कि इसने ये तैयारी की। जो पहले से ही तैयारी करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। तो ये थे थेफ्ट के जो सेक्शन और इसके रिगार्डिंग जो आप इजीली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, यही डेफिनेशंस। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। Section 383 Extortion. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury or grievous hurt for the purpose to get his property or to sign any documents, this person has committed extortion. अगर कोई भी बंदा किसी से डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए या उससे प्रॉपर्टी लेने के लिए उसको इस खौफ में डालता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो उसको इंजर करूँगा या उसको ग्रेवियस हर्ट पहुँचाऊँगा, यानी कि शदीद ज़ख्मी करूँगा, या उसको मौत की धमकी देता है, तो उस बंदे ने एक्सटॉर्शन किया। हेयर द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग दिस पर्सन इन फियर, यानी कि यहाँ उस बंदे की रजामंदी शामिल है लेकिन फ्री कंसेंट शामिल नहीं है। वो उसकी रजामंदी क्यों शामिल है? क्योंकि उसने इस खौफ में डाल दिया है। दिस पर्सन पुटिंग दिस पर्सन इन फियर, यानी कि उसको उस खौफ में डाल दिया है कि वो उसकी रजामंदी वहाँ शामिल है। अब सेक्शन 384 में पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, यानी कि एक्सटॉर्शन अगर कोई करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? Whoever commits extortion will be punished either with imprisonment which may be extended to 3 years or with fine or with both। अगर कोई भी बंदा एक्सटॉर्शन करता है तो उसको 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है, या उस पर फाइन हो सकता है, या उसको दोनों ही ये सज़ाएं मिल सकती हैं। अब सेक्शन 385 में कहता है कि पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अगर कोई भी बंदा किसी को इंजरी करने के खौफ में डालता है और उससे इलीगल डिमांड करता है तो उसको 2 साल की सज़ा होगी और उस पर फाइन होगा, या उसको दोनों ही सज़ाएं होंगी। यहाँ कहता है कि इंजरी इन द फियर ऑफ इंजरी, अगर उसको इंजरी के खौफ में डालता है। यहाँ नीचे 386 में कहता है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई बंदा एक्सटॉर्शन करने के लिए उसको मौत की धमकी देता है या उसको शदीद ज़ख्मी करने की धमकी देता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा होगी और उस पर फाइन भी होगा। वहाँ कहता है 85 में, सेक्शन 85 में कहता है कि अगर वो उसको इंजरी का खौफ देता है तो उसको 2 साल की सज़ा होगी, और यहाँ अगर उसको वो डेथ का खौफ देता है तो इसको 10 साल की सज़ा होगी। अब आता है जो है रॉबरी, सेक्शन 390 इन ऑल रॉबरी देयर इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रॉबरी होती है या तो वो थेफ्ट से कन्वर्ट होकर बनती है या एक्सटॉर्शन से, यानी कि रॉबरी में या तो एक्सटॉर्शन होता है या तो थेफ्ट होता है। अब व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, जो थेफ्ट है वो रॉबरी कब बनती है? थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट और कैरी अवे प्रॉपर्टी obtained बाय थेफ्ट एट द एंड द पर्सन ट्राइड टू रेस्ट्रिक्ट ऑफेंडर एंड ऑफेंडर पुट्स द पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ग्रेवियस हर्ट। इसमें कहता है कि जो थेफ्ट है वो रॉबरी कब बनती है? जब कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी ले जा रहा हो, किसी की प्रॉपर्टी की चोरी करता है और वो जो मालिक है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उस ऑफेंडर को, उस मुजरिम को रोकता है, और वो मुजरिम उसको इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट ग्रेवियस हर्ट की धमकी देता है। यानी कि इस बंदे को मुजरिम से जो मौत का डर हो या शदीद ज़ख्मी होने का इंस्टेंट यानी कि जल्दी उसी वक्त डर हो, तो वो जो थेफ्ट है वो रॉबरी बन जाती है।
वेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, यानी कि जो एक्सटॉर्शन है वो रॉबरी कम बनती है। एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन पुट द पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ग्रेवियस हार्ट, यानी कि अगर कोई भी ऑफेंडर एक्सटॉर्शन करते वक्त किसी बंदे को इंस्टेंट डेथ या ग्रेवियस हार्ट के खौफ में डालता है, यानी कि उस बंदे को ऐसा लगे कि मुझे इसी वक्त मौत या शदीद ज़ख्मी होऊंगा, तो वो एक्सटॉर्शन जो है कन्वर्ट होगी रॉबरी में। अब थेफ्ट किससे कन्वर्ट होगी रॉबरी में, वो भी मैंने पहले आपको बताया, और एक्सटॉर्शन कैसे होगी वो भी मैंने यहाँ आपको बताया। यानी कि अगर कोई बंदा थेफ्ट करता है यानी कि चोरी करता है और उसको कोई रोकता है और वो उसी वक्त उसको जो है उस पर गन रखता है, तो उसको वहाँ इंस्टेंट डेथ का जो है प्रिडिक्ट होगा। इंस्टेंट डेथ के लिए उसको पता होगा कि यहाँ मेरी अब मौत हो सकती है, तो वो जो थेफ्ट है वो रॉबरी हो जाएगी। एक्सटॉर्शन में भी वही है। एक्सटॉर्शन में ऐसा होता है कि वहाँ उसकी कंसेंट शामिल होती है, यानी कि अगर कोई बंदा किसी को खाली धमकी देता है कि मुझे ज़मीन के कागजात दे दो वरना मैं आपको मार दूंगा, सिर्फ धमकी जो उसको दी वो जो है एक्सटॉर्शन है। लेकिन अगर वो उसी वक्त वो जो है गन उस पर डालता है और कहता है कि ऐसी वक्त मुझे कागजात पे साइन करके दो, तो वो जो है एक्सटॉर्शन वो अब रॉबरी हो गई। ठीक है। सेक्शन 391 डकैती, व्हेन 5 or more person conjointly commit or attempt to commit robbery, every person present in aiding, attempting or committing such act is said to commit डकैती, यानी कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर कोई भी रॉबरी सरंजाम दे रहे हैं या रॉबरी सरंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हर मौजूद शख्स जो इस एक्ट को एड कर रहा है, मदद कर रहा है या उसको अटेम्प्ट कर रहा है या उसको कमिट कर रहा है, तो इसको हम डकैती कहेंगे। अब सेक्शन 92 पनिशमेंट फॉर रॉबरी। रॉबरी का पनिशमेंट क्या है? हूएवर कमिट्स रॉबरी will be punished with rigorous imprisonment which shall not be less than 3 years nor more than 10 years and shall also be liable for fine. If robbery is committed on highway, imprisonment may be extended to 14 years. अब सेक्शन 392 में कहता है कि रॉबरी की पनिशमेंट क्या है, यानी कि अगर कोई भी बंदा रॉबरी करता है तो उसको सख्त कैद की सज़ा होगी, जो कि 3 साल से ज़्यादा होगी और 10 साल से कम होगी। ठीक है। और उसको जो है फ़ाइन भी पे करना होगा। लेकिन अगर जो रॉबरी हुई है वो हाईवे रोड पे हुई है, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट जो कैद की सज़ा है वो 14 साल तक बढ़ सकती है। सेक्शन 393 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। हूएवर अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी शैल बी पनिश्ड विद रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन। अगर कोई भी बंदा रॉबरी करने की कोशिश करता है तो उसको जो है 7 साल तक की सज़ा होगी और उस पर फाइन होगा। Section 394 voluntarily causing hurt in committing robbery. If any person in committing or attempting to commit robbery voluntarily causing hurt, he will be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment which shall not be less than 4 years nor more than 10 years and shall also be liable for fine. अब इस सेक्शन को समझने के लिए पहले तो आपको वॉलंटरली समझना पड़ेगा कि वॉलंटरली क्या है। जो मैंने सेक्शन 39 में पहले ही पढ़ा दिया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वॉलंटरली यानी कि एक मिसाल है कि एक बंदा किसी के घर को आग लगाता है, और आग वो इसलिए लगाता है ताकि वो वहाँ से आसानी से चोरी कर सके। ठीक है। तो उसका मकसद ये था कि वो आसानी से चोरी कर सके, इसलिए उसने आग लगाई। लेकिन आग लगने की वजह से उस घर में किसी की डेथ हो गई। ठीक है। अब इसका इंटेंशन तो नहीं था ना किसी की डेथ होना, फिर भी डेथ हो गई, इसका इंटेंशन था चोरी करना, तो वो इसको पाकिस्तान पेनल कोड के तहत ऐसा कहा जाएगा कि इसने जो ये डेथ काज की है ये वॉलंटरली की है। ठीक है। तो इसको ये वॉलंटरली के तहत सज़ा होगी। अब पढ़ते हैं ये सेक्शन। ठीक। इसमें कहता है कि अगर कोई बंदा कोई भी रॉबरी करता है या रॉबरी करने की कोशिश करता है और वहाँ किसी को हर्ट हो जाता है, यानी कि कोई ज़ख्मी हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है, वॉलंटरली काजेज हर्ट। ठीक है। तो उसको जो सज़ा है वो लाइफ टाइम तक की हो सकती है, उम्र भर की सज़ा हो सकती है, या फिर रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट यानी कि सख्त कैद की सज़ा होगी, व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 4 years, जो कि 4 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और वो जो है फाइन के लिए भी लायबल होगा। यानी कि अगर कोई बंदा रॉबरी करता है और वहाँ किसी की मौत हो जाती है या कोई शदीद ज़ख्मी हो जाता है, तो उसके लिए जो सज़ा है वो लाइफ टाइम भी हो सकती है, या उसको जो सख्त कैद की सज़ा होगी जो कि 4 से 10 साल तक की होगी। अब सेक्शन 395 पनिशमेंट फॉर डकैती। ठीक है। अब पहले आपने पढ़ी पनिशमेंट फॉर रॉबरी, अब आप पढ़ोगे पनिशमेंट फॉर
डकैती सेक्शन 395 से whoever commits डकैती shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment which will not be less than 4 years nor more than 10 years and shall also be liable for fine। अगर कोई भी बंदा डकैती करता है तो उसको जो सज़ा है वो लाइफ टाइम तक की भी हो सकती है या सख्त कैद की सज़ा होगी जो कि 4 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। सेक्शन 396 कहता है डकैती विद मर्डर इफ 5 or more person who are conjointly committing डकैती commits murder, every one of those will be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment which shall not be less than 4 years nor more than 10 years and shall also be liable for fine। अगर 5 या 5 से ज़्यादा बंदे मिल के कोई भी चोरी डकैती कर रहे हैं और उस वक्त वो मर्डर करते हैं तो हर एक बंदे को मौत की सज़ा होगी, सज़ाए मौत होगी या उसको लाइफ टाइम के लिए कैद की सज़ा होगी या रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट यानी कि या उसको सख्त कैद की सज़ा होगी जो कि 4 साल से ज़्यादा होगी और 10 साल से कम होगी और उस पर फाइन भी लागू होगा। इसमें कहता है कि अगर कोई भी बंदा डकैती करता है और डकैती करते वक्त किसी का मर्डर हो जाता है तो जो डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा लोग शामिल थे हर एक बंदे को जो है सज़ाए मौत होगी या लाइफ टाइम के लिए सज़ाए कैद होगी या सख्त कैद की सज़ा होगी जो 4 साल से ज़्यादा होगी और 10 साल से कम होगी और उस पर फाइन भी होगा। सेक्शन 397 रॉबरी और डकैती विथ अटेम्प्ट टू काज डेथ और ग्रेवियस हर्ट इफ एट द टाइम of committing robbery or डकैती the offender uses a deadly weapon or causes grievous hurt or attempt to cause death or grievous hurt to person, such offender shall be punished with imprisonment which will not be less than 7 years। यानी कि अगर कोई बंदा रॉबरी या डकैती करते वक्त कोई भी मौतमार हथियार इस्तेमाल करता है या किसी को शदीद ज़ख्मी करने की कोशिश करता है या उसको मौत देने की कोशिश करता है तो उस बंदे को जो है 8 साल तक की कैद की सज़ा होगी। Section 398 attempt to commit robbery or डकैती when armed with deadly weapon if at the time of attempting to commit robbery or डकैती the offender is armed with any deadly weapon the offender shall be punished with imprisonment which will be less than 7 years। अगर किसी भी बंदे को रॉबरी या डकैती करते वक्त उनके हाथ में मौतमार हथियार है यानी कि deadly weapon है तो उनको 7 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती हूएवर मेक्स एनी प्रिपरेशन फॉर डकैती shall be punished with rigorous imprisonment which may be extended to 10 years and shall also be liable for fine। अगर कोई भी बंदा डकैती करने से पहले प्रिपरेशन करता है तो उसको सख्त कैद की सज़ा होगी जो कि 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, और उस पर फाइन भी होगा। अब सेक्शन है 400 punishment for belonging to gang of dacoits whoever at any time after passing this act shall belong to the gang of persons associated to commit डकैती shall be punished with imprisonment of life or rigorous imprisonment which may extend to 10 years shall also be liable for fine। इसमें कहता है कि अगर किसी बंदे का किसी डकैत के साथ यानी कि अगर कोई डकैती हो गई है और उसके साथ उसका कोई रिलेशन निकलता है, बाद में कोई उसका ताल्लुक़ निकलता है तो उसको जो है लाइफ टाइम के लिए सज़ा हो सकती है या जो उसको सज़ा होगी वो 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और उस पर फाइन भी हो सकता है। यानी कि अगर डकैती हो गई है और बाद में एट एनी टाइम कभी भी उसका उस गैंग के साथ जिसने डकैती कमिट की थी उसके साथ कोई रिलेशन बनता है निकलता है तो उसको भी लाइफ टाइम के लिए सज़ा होगी और जो है या 10 साल तक सज़ा होगी और फाइन भी होगा साथ ही साथ। सेक्शन 401 यानी कि सेक्शन 401 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स whoever at any time after passing this act shall belong to robbers or thieves shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable for fine। अगर किसी भी बंदे का बाद में किसी भी रॉबर्स या थीव्स के साथ यानी कि जिन लोगों ने रॉबरी कमिट की है या थेफ्ट कमिट की है उनके साथ बाद में उसका रिलेशन निकलता है, ताल्लुक़ निकलता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ उस पर फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 402 सेक्शन 402 असेंबली फॉर पर्पज़ ऑफ कमिटिंग डकैती whoever at any time after the passing of this act shall be one of 5 or more persons assembled for the purpose of committing डकैती will be punished with rigorous imprisonment which will be extended to 7 years also shall be liable for fine।
अगर कोई भी एक बंदा 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करता है और उसकी असेंबली बनाता है और बाद में उनको इकट्ठा करके कोई डकैती कमिट करता है, तो उस बंदे को 7 साल तक की कैद की सज़ा होगी, और जो कि सख्त सज़ा होगी, और साथ ही साथ फाइन भी होगा।